हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए जल्दी से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हो गया बच्चों लंच कंप्लीट? हाँ, बोलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए जल्दी से। शुरुआत करते हैं फिर डिस्कशन की। राधे राधे। हो गया बच्चों लंच कंप्लीट? हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया एकदम। तो एकदम एकदम हो गया। तुम लोग का? तुम लोग का हुआ? हाँ हाँ, हो गया एकदम। अरे नॉर्मल यार। तुम लोग बताओ, कुछ स्पेशल लाए थे क्या तुम लोग? राधे राधे। तुम बच्चों जहाँ पे भी सेंटर है तो मतलब बाहर जाके खाते हो या घर से ही लाते हो टिफिन विफिन? भिंडी की सब्जी रोटी बट। हाँ बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ हम तो हाँ हाँ बोलिए। आ रही आपकी आवाज, आ रही, बोलिए। आलू के पराठे? मैं मैं तो बच्चों जब तुम लोग की क्लास रहती, जैसे दो बैक टू बैक सुबह हो गई तो फिर अच्छा प्रॉपर लंच करता हूँ। बाद में क्लास रहती है तो थोड़ा कम खाता हूँ। मैम को दिखाएंगे क्या? अरे दिखा कोई चीज थोड़ी है बच्चों की। पकड़ के ला के ऐसे रख दूं मैं तुम लोग के सामने? हाँ, मुंह दिखाई दोगे? अच्छा, वाह। हम्म। आशीर्वाद। तुम लोग नहीं मेरा भैया देखो, नौकरी हाँ नौकरी लग गई थी तो ठीक है। वो फेज मतलब अरेंज मैरिज वाला सिनेरियो नहीं था भाई, तो वो बात ही नहीं आती है तो वो। जी बिल्कुल। जी। कैसे करोगे यकीन? तुम लोग अपने आप से कंपेयर करते हो मेरे को। हाँ, मोटिवेशन तो। लेकिन हाँ, ये तो तुम लोग ये नोटिस कर लिए, लेकिन मेरा मतलब मैंने कॉलेज खत्म कर लिया था। एक स्टेबल जॉब थी उसके बाद, ठीक है? तुम लोग अभी से नहीं, ठीक है? तुम लोग पहले पढ़ो, है ना? नीट एग्जाम क्लियर करो, है ना? नहीं तो तकलीफ होगी। हाँ हाँ, इसीलिए। हाँ हाँ, जॉब करके ट्राई करना मतलब ऑब्वियसली जॉब करके करना चाहिए आप लोग, नहीं तो वैसे बिना जॉब के तो देखो, दुनिया में कोई जगह नहीं, कोई तुम लोग पूछेगा भी नहीं कुछ, है ना? मेरे हिसाब से तो स्टेटस। हाँ, पहले आप पढ़ाई करो और उसके बाद एक लेवल पे पहुंचो, उसके बाद आप बाकी। हाँ बिल्कुल। पहले तुम लोग बढ़ो तो डॉक्टर तो बनो पहले, है ना? फिर हाँ, पहले टिप्स बना दे। हाँ, देखो बच्चों। हाँ हाँ हाँ। भैया देखो मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि किसी को आप, बहुत ध्यान सुनना, किसी को आप कुछ करने के लिए बोल सकते हो, केवल रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं चलिए, बोला गया है तो वैसे।
हाँ, नहीं काफ़ी साल। अब भैया देखो, नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों से मिलने के लिए क्या ही है। लेकिन हुँ, हुँ, ठीक है चलो अच्छा, सुन लिया। वापस आ जाओ, है ना? स्टार्ट करते बच्चों तो हाँ, हाँ, बोलिए। भैया देखो, ऐसा है कि पहली बात आज है ट्यूसडे, कोई मंडे है आज, है ना? हाँ, मंडे, सबके यहाँ ही मंडे है, तो पहली बात लोग जॉब ऑफ हाँ, लोग जॉब जॉब ऑफ पे जाते हो। दूसरी चीज़ बच्चों देखो, मैं मुझे कैमरे के आने में सामने आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप ज़बरदस्ती कैसे आप? तो वो सीन है। लेकिन हाँ, हाँ, तो अब कोई नहीं कंफर्टेबल है तो मैं क्या उसमें तुम लोगों का क्या मतलब? ठीक है? मैं फिर भी बोलूँगा किसी दिन ठीक है मिलना चाहेंगे तो लोग मिल लेंगे तो, ठीक है? चल, नहीं तो अच्छी बात है, उसमें क्या है? तो क्या कभी थोड़ा-सा होगा तो मैं मिलवा लूँगा आपको, सबसे मिलवा दूँगा अपनी फैमिली में, उसमें क्या? मैम से ही क्यों, पूरी फैमिली से मिलना। लेकिन सब कंफर्टेबल कैमरा लेके जाएँगे। अरे भाई ऐसा क्यों? खाना-वाना खाओ, और आज वैसे भी कोई है नहीं बच्चों, आज मंडे सब काम-वाम पे गए हैं, ठीक है? इस नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चलो, आ जाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, बस पढ़ाई करते हैं और हाँ, हाँ, कब मैं हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों देखो, ऐसे आज मंडे है, काम पे गए हैं, और दूसरी चीज़ नहीं यार कोई कंफर्टेबल होता है, तो अब मैं क्या तुम लोग को बताऊँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होगा, होंगे, मैं बोल दूँगा उनको, अगर आना होगा तो आ जाएँगे मैं। हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा सुनो तुम लोग इन ठीक है, मेरी बात तो सुन लो। इंडिपेंडेंट है, किसी का अब वो ज़माना चला गया भाई कि तुम एकदम बोलो कि नहीं-नहीं चलिए, तो वो सब चला गया। अभी लोग सब इंडिपेंडेंट माहौल है, ठीक है? किसी पे आप कुछ कुछ नहीं है, आपको रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, ठीक है? अब तो सभी डरते हैं बच्चों, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, उसमें क्या है? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इट्स अ ओपन सीक्रेट, और इसमें क्या है? हाँ, नहीं और तुम लोग जो जो हुँ, जो नहीं, नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, अरे ये किसी को जिनको गुस्सा जिनको गुस्सा जिनको गुस्सा आता है और जिनको गुस्सा नहीं आता है, सब की सेम परिस्थिति है ना? सब कोई कितना भी कह ले कि मैं बहुत हीरो हूँ और मैं डरता नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सिंघम हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, 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 चलो आ जाओ। हाँ, हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद है आप सभी। ठीक है, आ जाओ। पावर हाँ, हाँ। बच्चों पेपर डिस्कशन करूँगा, अगर पेपर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप रुक जाइए, अभी डिस्कशन करूँगा मैं, थोड़ा-सा पावर कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो P बराबर बच्चों dw/dt, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था, रेट ऑफ वर्क डन इज़ पावर, है ना? अब इसमें एवरेज पावर भी बच्चों डिफाइंड है ना? जैसे कुछ एक ड्यूरेशन में वर्क डन दिया है और एवरेज पावर पूछा है, तो आप वर्क डन डिवाइड बाय टाइम लिख दोगे, और इंस्टेंटेनियस पावर dw/dt।
उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला भी पढ़ा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, ठीक है। डेरिवेशन के टाइम में बच्चों मैंने बोल दिया था इफ एफ कांस्टेंट, पर अगर फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एफ डॉट वी हमेशा लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी मोमेंट पे फोर्स दिया है उस मोमेंट की वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये दो फॉर्मूले हैं ना, ये हम लोगों ने देखा, तो फिर बेसिक बेसिक कुछ सवाल सॉल्व करे थे, तो वापस से आ जाते हैं क्वेश्चंस में, है ना, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पावर में बच्चों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उस टाइप के पैटर्न के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी के सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए उन सवालों को सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। एक सवाल दिखाता हूँ बच्चों, सबसे पहले आसान वाला ही करते फिर आगे बढ़ेंगे। ये बच्चों सवाल हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब इस कैटेगरी के, तो ये आप एकदम करके सीधे सीधे आंसर बताओ। ये 2 × 10⁵ है, 2 × 10⁵ ओके ओके बच्चों आ गया सबका? कुछ और ऑप्शन आ रहा हो बच्चों तो वो भी बता सकते हो। क्या थॉट प्रोसेस था बच्चों, कैसे सोचा आप लोगों ने, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ठीक है, ओके, ठीक है। तो अच्छा, पावर को आपने मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी क्यों किया, मतलब उसका कारण क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना। कोई और बच्चों कुछ इनपुट देना चाहेंगे, मतलब कि कैसे करना है? एक तो ये थॉट प्रोसेस आया कि सर पावर दिया है और फोर्स को हम लोग म्यू mg लिख देंगे, वेलोसिटी पता है, सीधे सीधे म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए आंसर इससे सही आ जाएगा। कोई कुछ और ऐड करना चाहेगा कि सर ये चीजें हो रही होंगी और इस तरह से कोई कुछ और बताना चाहेगा इसमें? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप फोर्स की वैल्यू म्यू mg रख देंगे और वेलोसिटी दी है, पावर दिया है, तो आपका म्यू का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों इससे सही आंसर आएगा। देखिए ये ट्रेन प्लस, हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हम्म, ओके, ठीक है। देखो जो हो क्या रहा है, इंजन है और ये इंजन प्लस मतलब ये पूरी ट्रेन है ना, इंजन और इसके बोगीज मिला के सब कुछ ये सिस्टम है। और ये तुम्हारा ये जो रेल रोड्स हैं उन पे चलेगी तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। अब इंजन क्या करता है बच्चों, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, तो आगे की तरफ इंजन खींचेगा। तो जो इंजन होगा वो आगे की तरफ एफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है ट्रेन।
तो ट्रेन की स्पीड है बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड के लिए, तो बच्चों ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स इंजन लगा रहा है आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, और ये दोनों फोर्सेस बच्चों बराबर हैं। अप्लाइड फोर्स बाय इंजन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बराबर हैं। ये कैसे पता चल गया बच्चों कि ये दोनों बराबर होंगे? अलग अलग भी तो हो सकते हैं। कारण क्या है कि दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिया गया है। कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो जितना ये इंजन फोर्स लगा रहा है उसका काम यही है कि फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, तो जितना इंजन पावर दे रहा होगा उतना ही पावर फ्रिक्शन कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, जितना ये पर सेकंड एनर्जी आगे डाल रहा होगा उतना ही हीट के फॉर्म में फ्रिक्शन कंज्यूम कर ले रहा होगा। तो पावर कितना दिया है बच्चों? 58.8 किलोवाट, तो 58.8 इंटू 10 के पावर 3। और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों तुम सारे जानते हो, क्योंकि ये ट्रेन मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी। तो म्यू एम की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 5 म्यू एम जी। और वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चों कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 1 2, और ये कैंसिल कर दो, 10 भी कैंसिल कर दो, यहाँ पे पावर 4 बच जाएगा। तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों वो आएगी 58.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 के पावर 4। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से आएगा। अब 58.8 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 29.4 आ जाएगा, 29.4 और 10 के पावर -4। तो बच्चों 2 पॉइंट में डेसिमल, 4 पॉइंट पे डेसिमल, तो मेरे हिसाब से 0.003 आना चाहिए इसका आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही बताया था। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बच्चों इसका ये है। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो और कैसे क्या कर रहे हैं पूछना चाहते हो तो पूछ, बोलिए बेटा। हाँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, जैसे बोला गया इंजन इतना पावर पुल कर, इंजन ऑफ पावर दिस मच पुल्स अ ट्रेन ऑफ मास दिस मच विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। अब सवाल में बच्चों बिल्कुल सही बात है कि सर बोला तो नहीं गया कांस्टेंट वेलोसिटी, आपने क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी ले लिया? कोई इसका कारण देना चाहेगा कि सर ये जो इंफॉर्मेशन है ना इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट? कोई कारण देना चाहे? सवाल में नहीं बोला, ये बात सही है, पर कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह ही ट्रीट होगा। कोई कारण बताना चाहेगी सर इस वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी लेंगे? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, सवाल में तो नहीं बोला गया, फिर क्यों ले रहे हैं आप कांस्टेंट? कोई बच्चों आप में से कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहे? ए? और कोई कारण बच्चों? और कोई कुछ सोच पा रहा है कि सर ये, देखो बच्चों, टाइम नहीं दिया इसलिए। ठीक है, मैं बताता हूँ बच्चों, ध्यान ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा बच्चों को समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर वेलोसिटी, अगर पावर की बात करें बच्चों तो पावर होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। अगर बच्चों आप नोटिस करिए तो पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। ठीक है ना? और इंजन को फ्रिक्शन को ओवरकम करना जो, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब पावर कांस्टेंट है, अब बच्चों अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है ना तो पावर भी चेंज हो रहा होता टाइम के साथ। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो आगे लग रहा है उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तो पावर कांस्टेंट है बच्चों, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको केवल ओवरकम कर रहा है आगे वाला फोर्स। क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होने लगी हर मोमेंट पे तो पावर को भी हर मोमेंट में चेंज होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही है ना? तो इस वजह से चलिए, पावर तो दे रखा है ना बेटा, इंजन ऑफ पावर 58.8 किलोवाट पुल्स अ ट्रेन। मतलब इतनी ही वैल्यू से जाएगा। अब वो बोला ना कि इंजन ऑफ पावर दिस मच, मतलब जितना दिया है वही यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंजन 58.8 किलोवाट का है और जीरो से लेकर कुछ यूज हो रही, नहीं, इतना ही पावर है और इतनी ही पावर पूरी यूज हो रही। ठीक है,
और देखिए बच्चों, एक सवाल। अब अगला सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको करना है, समझना है। तो पहले थोड़ा-सा आप लोग निकालिए इसको। ये तीनों पार्ट जो है ना बच्चों, ये लगातार सवाल पूछे गए हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये सवाल लगातार पूछे गए हैं। तो आप ज़रा निकालिए, थोड़ा-सा प्रयास करिए, नहीं होता तो मैं समझाता हूँ। हाँ, बोलिए। एब्सोल्युटली। हुँ, हुँ। कह रहे हैं बेटा? हाँ, ऑप्शन नहीं है राजा बेटा ये। करना है इनको सॉल्व। तीनों सवालों को अलग-अलग करना है सॉल्व। बोलिए। अच्छा, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ओके, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का। वेलोसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हुँ, हुँ। ठीक। थोड़ा और बच्चों थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर मैं एक-एक करके सारे सॉल्व करूँगा। एक बार आप कर लीजिए अटेम्प्ट, है ना? आपके दिमाग में जो चीज़ें चल। अच्छा, वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए बच्चों, पहला वाला मैं सॉल्व करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एटलीस्ट पहला वाला तो अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिर दूसरे पे आएँगे, फिर तीसरे पे आएँगे। बच्चों थोड़ा लिखना बंद कर दीजिए और बोर्ड पे देखिए, ठीक है? एक तो ये रिजल्ट आपको एज़ इट इज़ अगर याद रह जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो रिजल्ट डायरेक्ट याद रह जाए तो अच्छा है। नहीं तो फिर आपको अगर नहीं याद रहता है तो फिर डिराइव करना पड़ेगा। कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास एम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों t बराबर 0 पे, स्पीड 0 है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और पार्टिकल का मास m है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट पावर p। कांस्टेंट पावर p से मूव करता है। तो बच्चों जो पावर है वो कांस्टेंट है। तो p बराबर बच्चों हो गया f इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और फोर्स को लिख देते हैं बच्चों हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। क्योंकि पावर कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट वाले टर्म्स एक साथ रख देते हैं, p बाई एम बराबर a इंटू वी। सवाल में रिलेशन पूछा बच्चों वेलोसिटी और टाइम के बारे में। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा है। तो ये रिलेशन बच्चों बहुत इजीली निकाल सकते हो। अगर आप a को लिख दो dv बाई dt और वेलोसिटी को रहने दो बच्चों v, तो v इंटू dv बाई dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका p बाई एम टाइम्स dt बराबर v dv। तो इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। t बराबर 0 पे बोला गया कि वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट एनी टाइम, मान लेते हैं वेलोसिटी v है। बच्चों p बाई एम कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t, और v dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भेज दोगे बच्चों तो ये बन जाएगा 2p डिवाइडेड बाई m इंटू टी बराबर वी स्क्वायर। बच्चों दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या आंसर बताओगे बच्चों? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके अंडर रूट टी, बिल्कुल। ये बच्चों टी के पावर 1/2, ठीक है ना? किसी बच्चे का आया था ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? गुड।
तो जो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है, अब अगला आपको बताना है दूसरा वाला पार्ट, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। अब जो दूसरा वाला उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग शायद तुम में से कई सारे बच्चे निकाल लें दूसरा वाला, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। सेम तरीका है बच्चों, बस यहाँ पे जब एक्सेलरेशन को आप चेंज करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मैंने डीवी बाई डी टी लिखा क्योंकि मुझे वी और टी में रिलेशन चाहिए था। अब आपको डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो थोड़ा सा कन्वर्जन करते समय ध्यान दे दीजिएगा बस। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, एकदम एकदम। बच्चों ये दूसरे वाले रिलेशन के लिए ना आप थोड़ा सा गौर कर सकते हो कि v को dx बाई dt कर लो तो आ जाएगा। बच्चों डिस्टेंस टाइम का जिसका भी आ जाए वो बता देना, और वेलोसिटी डिस्टेंस का भी आ जाए तो बता देना। तीनों दोनों में से जो भी आ जाए बता सकते हो। रूट, हाँ हाँ बोलिए। ओके, मतलब x के पावर 3 आ रहा है या 3/2 आ रहा है? ओके ठीक है बच्चों, जैसे यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि डिस्टेंस टाइम में पूछा है तो वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दो। तो ये अंडर रूट 2p/m को मैं कांस्टेंट बोल देता हूं, तो dx बाई dt बराबर अंडर रूट 2p/m को बच्चों कांस्टेंट बोल देता हूं, और चूंकि रूट टी यानी टी के पावर 1/2 है, dt को इधर भेज दो, तो dx बराबर c टी के पावर 1/2 dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को s बोल देते हैं, कांस्टेंट टी के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 बेटा 3/2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 ये 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2। ये सेकंड वाला आ गया। चलो बच्चों सेकंड वाले नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ था, और थर्ड वाला बताइएगा बेटा, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके बच्चों तीसरा वाला थोड़ा आसान है, क्योंकि v का आपके साथ टाइम का रिलेशन है, डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन है, तो डिस्टेंस और स्पीड का, डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन थोड़ा इजीली आ सकता है। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। ओके, और बच्चों किसी का कुछ आया है? s और इसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन बताना है। t में मतलब v और s में बताना है बच्चों, v और s में। चलिए देखिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, एक तो तरीका बच्चों आप ऐसे सोच सकते हो कि यार ना v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t के पावर 1/2 है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k डैश लिख देता हूं, और ये बच्चों t बन जाएगा अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे t की वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय कांस्टेंट k डैश। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो बच्चों, देखिए डिस्टेंस जो है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और ये लिखा हुआ बच्चों टी के पावर 1/2 का क्यूब है ना बेटा, ये टी के पावर 3/2 है। तो या तो आप टी की वैल्यू रख दो, या टी के पावर 1/2 की वैल्यू देखो बच्चों v बाई के है, आपको ये यहाँ ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो
टी के पावर 1/2 की वैल्यू वी बाई के है, तो डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट टी के पावर 1/2 की वैल्यू बच्चों वी बाई के है, तो वी बाई के का होल क्यूब, तो बच्चों ये बन जाएगा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो जो इसका जो आंसर आएगा डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी क्यूब, और पहले वाले का आ जाएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या टी के पावर 1। अब इसी चीज को बच्चों अगर इंटीग्रेशन से करना हो तो उस तरह से भी किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर इंटीग्रेशन से भी बता देता हूँ, है ना। सेम ये जो थर्ड वाला केस हम लोगों ने किया है, इसको इंटीग्रेशन की मदद से भी प्रूव किया जा सकता है कि भाई पी बाई एम बराबर ए इंटू वी। तो यहां से बच्चों देखिए पी बाई एम को एज इट इज रहने देते हैं, वी को एज इट इज रहने देते हैं, ए को लिख देते हैं वी डी वी बाई डी एस। सर वी डी वी बाई डी एस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस बार वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए, है ना, तो टाइम का कोई रोल नहीं है, तो एक्सलेशन को वी डी वी बाई डी एस लिख देते हैं। तो बच्चों ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा वी डी वी, एक्चुअली वी स्क्वायर डी वी, और डी एस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी बाई एम डी एस। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा वी क्यू बाई थ्री, पी बाई एम कॉन्स्टेंट है, डी एस का इंटीग्रेशन एस। तो जो यहाँ से भी देखिए एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है, तो या तो आप ऐसे सोच लीजिए या फिर इंटीग्रेशन से करना है तो ऐसे कर लीजिए। तो अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पावर से मूव कर रही है तो वीटी में रिलेशन, डिस्टेंस टाइम में रिलेशन, वेलोसिटी टाइम में रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। करिए, लिखिए लिखिए लिखिए। बदलू बच्चों, स्लाइड बदल दूं? एक सवाल करते बच्चों, इसी इसी चीज पे बेस्ड है। ये आ रहा है। हाँ यही बच्चों अभी हम लोगों ने किया है ना। पावर कांस्टेंट है तो P बराबर F इंटू वी, एम ए इंटू वी, पी बाई एम कर देंगे बच्चों, वी ए को लिख देंगे डीवी बाई डी टी, इधर भेज दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए तो बन जाएगा बच्चों पी बाई एम इंटू टी बराबर वी डीवी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वी स्क्वायर बाई टू। यहाँ से बच्चों दिख रहा है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्टली याद रहता है आपको कि कांस्टेंट पावर में वेलोसिटी जो है स्क्वायर रूट ऑफ टी के साथ चेंज होती है, तो आप डायरेक्टली मार्क कर लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन। क्या बोलिए? नहीं नहीं, रूट टी होगा ना, रूट लगना चाहिए ना टी में। हम्म, इस वजह से नहीं होगा। आइए बच्चों अगला। जब भी कांस्टेंट पावर हो वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी।
अगला सवाल बच्चों। ओके ओके। डिस्टेंस मूव्ड बाय द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो टाइम के साथ मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2। ऑप्शन बी बिल्कुल। ये बच्चों समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस मूव्ड पूछा गया है इसमें, तो डिस्टेंस मूव्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2। याद रह जाता है बच्चों तो बढ़िया है, नहीं तो आपको फिर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे। हाँ हाँ, याद कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक और सवाल देखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि क्या कांस्टेंट है और किसका वेरिएशन आपको निकालना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। वो लिख चुके हैं बेटा हम लोग पहले ही। बेटा वो सब लिखा हुआ है आपके नोटबुक में, ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, वापस से लिखने की जरूरत नहीं। जो अभी हम लोगों ने 3 सवाल किए थे इससे पहले, वो सेम वही थे, मतलब कुछ भी नया नहीं था उसमें, फिर भी मैं दिखा दूंगा आपको, देख लीजिएगा बच्चों। इसका आंसर आ जाए तो बताइएगा। पावर डिलीवर्ड एट, सबको ये आया बच्चों, ए ऑप्शन बी ए होगा। और कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों? आइए, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल। बच्चों इसमें सवाल में ना इस बार उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बताओ पावर और टाइम का क्या रिलेशन है। तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों P बराबर F इंटू, ठीक है, तो P बराबर फोर्स को लिख सकते हैं बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, पावर का हमें निकालना है मास, एक्सेलरेशन को लिख देते हैं बच्चों dv बाई dt इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और सॉरी सॉरी, एक सेकंड ना बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको फिर भी dv बाई dt तो लिख ही सकते हैं। हमें किसका निकालना है, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है ना, तो a रखते हैं और v को, इसको लिख देते हैं v को dx बाई dt, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। पावर डिलीवर्ड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इससे भी बच्चों इस वाले रिलेशन से भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको पावर बराबर लिखोगे तो पावर बराबर एम ए वी बनता है ना, तो इससे कोई रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, रुकिए। हाँ बच्चों, अब इसमें तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब पावर का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, कैसे किया जाएगा बताइए। एक सेकंड मुझे थोड़ा देखने दीजिए। बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो u बराबर 0 है, हमको चाहिए पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और इट अंडरगोज डायमेंशन वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों मतलब फोर्स कांस्टेंट है, ओके। पावर डिलीवर्ड टू इट एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, तो पावर कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो पावर विल बी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। देखिए फोर्स कांस्टेंट है ना बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पावर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब बच्चों थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना बच्चों, तो वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, तो u 0 है,
क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है, तो v बराबर 80 बन जाएगा। रख दीजिए बच्चों यहाँ पे, तो p। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है ऐसे। ठीक, ऐसे भी सोच सकते हैं। बाकी बच्चों ऐसे भी सोच सकते हो कि पावर बराबर एफ इंटू वी एम ए वी, चूंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होता है बच्चों, तो वी को 80 लिख सकते हैं ना, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो बच्चों बॉम्बे बी ऑप्शन आएगा। किसी बच्चे का आया था बेटा बॉम्बे बी ऑप्शन? ठीक है, जिनका भी आया था बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया था बच्चों तो देख लीजिए कैसे करना है। कैसे किया था बेटा आपने? टी की पावर 1/2 कैसे आ गया था आपका? बताना चाहेंगे आपकी सर मैंने ऐसे सोचा या? जो कभी भी आप अपने थॉट शेयर करने से हेजिटेशन। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपने वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन वो कर लिया था क्या? बच्चों यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 1/2? क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, इसलिए बच्चों ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस केस में पावर कांस्टेंट था, है ना। यहाँ पे बच्चों फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या कांस्टेंट बोला है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों। अच्छा, इसमें एक बच्चा बोल रहा था कि उसने कोई प्रॉब्लम नहीं लिख पाए थे। बेटा जो भी प्रॉब्लम था ना बीच में, एक नीट 2017 का जो सवाल था, वो ऑलरेडी आप कर चुके थे, है ना, इसलिए मैंने उसको लिखने का आपको समय नहीं दिया। बाकी ये सवाल देखिए बच्चों, बढ़िया सवाल है, इससे भी कोई नई चीज सीखेंगे। अगर किसी बच्चे का आंसर आ जाता है पहला या दूसरे पार्ट का, तो मुझे बता सकते हो। रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज imparted टू द वाटर, पावर ऑफ द इंजन इज पी। अच्छा, तो पावर ऑफ इंजन आपको बताना है, और रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी, हाँ बोलिए। हम्म, बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट है। लेकिन ये देखिए, ये बात सही है कि जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट की जा रही है वही पावर हो जाएगी, अगर मतलब पानी लेवल ग्राउंड पे फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसा फ्लो कर रहा है ना, जो कि इस सवाल में है। इस सवाल में रेट ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट, जो भी काइनेटिक एनर्जी पानी को मिलेगी वही उसकी पावर है एक्चुअली इंजन की। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर पानी नीचे से खींच के लाके और फिर ऊपर दिया जा रहा होता, तो फिर काइनेटिक एनर्जी केवल पावर नहीं होती, फिर उसमें आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क कर रहा है इंजन, वो भी देखना पड़ता। इस वाले सवाल में बिल्कुल बात सही है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी का रेट होगा वही पावर होगा। चलिए बच्चों, तो दोनों के आंसर एक्चुअली में सेम आएंगे। इनमें से किसी का भी एक आंसर बता दीजिए। हाँ, हाफ रो वी स्क्वायर। ओके ओके, सबका सेम आ रहा है बच्चों? हाफ नहीं आएगा, ओके। बच्चों और किसी का भी आंसर आए तो बता दीजिएगा भाई। दो आंसर आए हैं हमारे पास, और किसी का कुछ आ गया हो तो। एल स्क्वायर? एल क्या है बेटा? ओके,
आइए बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसको, ठीक है। पहला, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, ठीक है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सवाल में बोला गया इंजन पंप्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, थ्रू अ होज पाइप, वाटर लीव्स द होज पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विद द वेलोसिटी वी। बच्चों जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और वी स्पीड से पानी इसको लीव करता है। तो पूछा रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी पानी को मिल रही है। तो बच्चों ये के बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है। अब चूंकि स्पीड बच्चों उन्होंने बोल दिया सवाल में कि वी स्क्वायर ही है, मतलब जिस स्पीड से पानी लीव कर रहा है वो वी स्क्वायर है, तो आप इसको वी स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिएगा और डीएम बाई डी टी। एक सेकंड है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये हो जाएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं कि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, सवाल पूछा रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, तो डीके बाई डी टी की वैल्यू बच्चों बात की जाए तो ये हो जाएगी हाफ वी स्क्वायर इंटू डीएम बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द पाइप, ठीक है, किस रेट से पानी बच्चों पाइप से बाहर आ रहा है, तो इसमें डीएम बाई डी टी का टर्म हमें और निकालना है, ठीक है। चलिए बच्चों ये ऑलरेडी मैंने एक बार शायद आपको कहीं बताया था डीएम बाई डी टी का टर्म, आप लोग थोड़ा सा मेरी मदद करें और बताइए कि डीएम बाई डी टी कैसे निकाला जाए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या करेंगे बेटा इसमें। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों कोई मदद करना चाहे इसमें कि सर डीएम बाई डी टी ऐसे निकाला जा सकता है, कोई बच्चों बताना चाहे, एक बार हम लोगों ने वैसे डिस्कशन किया था इसका डीएम बाई डी टी का। वेरी गुड। ए डी एक्स, वेरी गुड। तो ए डी एक्स तो वॉल्यूम हो गया बच्चों, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ये पानी अगर डीएक्स लेंथ आगे जाता है, ठीक है, तो अगर डीएक्स लेंथ आगे जाता है पानी, तो इतना पानी बच्चों बाहर चला गया। ये जो डीएक्स लेंथ है, ये जो मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इसको समझिए, ये टर्म आएगा बार बार आपको। अगर पानी डीएक्स लेंथ आगे चला जाता है, ठीक है, डीएक्स लेंथ आगे चला जाता है, तो ये जो ग्रीन एरिया, ये जो ग्रीन क्यूबिकल आपको दिख रहा है बच्चों, ये पानी बाहर चला गया, ठीक है। डीएक्स लेंथ अगर बाहर चला गया पानी बाहर, तो इतना पानी बाहर चला गया। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो जो पानी बाहर गया, जो ट्यूब से पानी बाहर गया डीएक्स लेंथ का, तो मान लो बच्चों वो उसका जो वॉल्यूम है वो एडीएक्स हो जाएगा, तो वॉल्यूम एडीएक्स हो गया, और वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो अगर डीएक्स लेंथ पानी आगे गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ए डीएक्स वॉल्यूम और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें डीएम बाई डी निकालना है, तो ये तो डीएम है बच्चों, और dt से और डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए रो dx बाई डी टी। तो ए रो बच्चों एज इट इज, और dx बाई डी टी को हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी। तो बच्चों ये ए रो v आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को। तो इसमें बच्चों देखिए हाफ वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी की वैल्यू बच्चों ए रो v आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ ए, अच्छा वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी ए रो वी है, ए रो वी क्यूब, ये डी के बाई डी टी आ जाए। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द वाटर, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। ठीक बच्चों, मैं एक सेकंड ना वापस से इसी स्लाइड पे आऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे एक सेकंड टाइम दीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चों ये ट्यूब है, ठीक है, और इससे v वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, v वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है ना। तो आप ये मान लो कि जैसे आपको निकालना है डीएम बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, किस रेट से मास बाहर आ रहा है, अगर आपको ये निकालना है, तो जरा ध्यान से देखिए।
किस रेट से मास बाहर आ रहा है हमें ये निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि dt टाइम में इससे कितना बाहर आए, पानी बाहर आएगा। आप ऐसे थोड़ा मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो आप ये मान लो dt टाइम में कितना पानी बाहर आएगा। तो dt टाइम में बच्चों v dt, क्योंकि v स्पीड है और dt टाइम में निकाल रहे हैं, तो v dt पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना मान लेते हैं पानी बाहर आ जाएगा v dt, है ना। v dt लेंथ जो है बाहर आ जाएगा पानी, ठीक है। ये लेंथ है, ये लेंथ v dt इतना बाहर आ जाएगा, क्योंकि v स्पीड है और dt टाइम में निकालना है। तो कितने लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा, वो v dt होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पाइप का बेटा a है, तो a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v dt तुम्हारा हो गया लेंथ ऑफ वाटर जो बाहर आया है dt टाइम में। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो मास हो जाएगा। ये तो डीएम की वैल्यू लिख दी आपने, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। अब चूंकि dt से डिवाइड करना है बेटा, तो dt से डिवाइड कर दिया, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, a रो v, ये फ्लो रेट हो जाएगा, मास फ्लो रेट, ठीक है। मास फ्लो रेट, ये बच्चों कई बार आपको सवालों में देखने को मिल जाएगा, जब फ्लूइड पढ़ेंगे तब भी फिर आएगा। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख लीजिए, रेट ऑफ मास कमिंग आउट ऑफ अ पाइप, बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ लिखिए, हाँ बोलिए बेटा। हम्म हम्म इसकी अच्छा अच्छा, रुकिए एक सेकंड में बताता हूँ, है ना। आप कौन सा पावर ऑफ इंजन एफ डॉट वी से निकाल रहे हैं। हम्म मैंने बोला था कि फ्लो रेट होगा, अगर आपको लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा देता हूं, कि किसी भी, लिखिए, मास फ्लो रेट थ्रू अ पाइप, मास फ्लो रेट थ्रू अ पाइप इज इक्वल टू ए रो वी। बोलिए बेटा। बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। मास फ्लो रेट थ्रू अ पाइप इज इक्वल टू ए रो वी। देखो जो इसमें सवाल में क्या पूछा गया कि एक इंजन पंप कर रहा है वाटर ऑफ डेंसिटी रो थ्रू अ होस पाइप, वाटर लीव्स द होस पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए विद वेलोसिटी v। तो जो जो पानी बाहर निकल रहा है, मतलब इसमें कहीं पे इंजन लगा होगा बच्चों, है ना, और वो इंजन लगातार पंप कर रहा है वाटर को, ठीक है। कहीं पे इंजन इंस्टॉल है ना, वो इंस्टॉल्ड इंजन पंप कर रहा है पानी को बाहर, ठीक है। engine pumps water of density rho through a hose pipe, water leaves the hose pipe of cross sectional area a with a velocity v। तो ये जो पंप किया हुआ पानी है, ये v स्पीड से इसको लीव कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को v स्पीड से लीव कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू द वाटर। तो किस रेट से काइनेटिक एनर्जी पानी को इंपार्ट किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अभी सवाल क्लियर हुआ आपको जिनको सवाल नहीं समझ में आ रहा था, ठीक। तो अभी पूछा गया द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू द वाटर, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी आप पानी को दे रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर होती है, ठीक है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट और डीएम बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। तो वही फ्लो रेट में बता रहा था कि ए रो वी के बराबर होगा। तो जो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड है, ठीक है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू द वाटर, इट विल बी
हाफ ए रो वी क्यूब। ठीक है, यहां तक किसी कुछ डाउट बच्चों? अच्छा, पावर ऑफ इंजन बच्चों, हाँ बोलिए। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों, एक सेकंड, मुझे सवाल में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उन्होंने माना है कि इंजन के पास जो पहले शुरू में यहाँ पे वाटर है ना, कि वो स्पीड 0 का पानी है, और फिर यहाँ पे v स्पीड से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। तो जितना काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रहा है इंजन को पर यूनिट टाइम पे, वही उसकी पावर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों ये इसका भी आंसर हाफ ए रो वी क्यूब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एफ डॉट वी से आप कैसे कर रहे हो, एक सेकंड बताना मुझे बच्चे। फोर्स ए रो वी स्क्वायर, एक सेकंड, वी डी एम बाई डी टी फोर्स बोल रहे हो आप? ओके, तो ए रो वी तुम्हारा डीएम बाई डी टी हो जाएगा ऐसा, और इंटू वी, तो ये ए रो वी क्यूब आ रहा है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अभी सेम ही सवाल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट, हाँ हाँ, हम्म, पर बेटा अलग अलग आ रहा है ना। पहले से रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड ए रो वी क्यूब आ रहा है, दूसरे वाले से ए रो वी क्यूब आ रहा है, 50% का डिफरेंस आ रहा है। नहीं नहीं, तो फिर आंसर गड़बड़, मतलब अलग अलग क्यों आ रहा है? मेरे हिसाब से तो जो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पानी को मिल रही है ना, वही वर्क डन है इंजन का। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन है, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो यही पावर होना चाहिए, हाफ ए रो वी क्यूब। पर यहाँ पे हम्म हम्म, इंजन इज 50% एफिशिएंट। वो ऐसा होता है बच्चे की पावर आपको दे दे कुछ, है ना, 100 वाट। ठीक है, पावर आपको 100 वाट दे दे, और उससे जो काम निकल के आ रहा है वो 50 वाट है, तो फिर वो एफिशिएंसी हो जाती है ना, कि 50% एफिशिएंट है। अब इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। किसी को क्लिक कर जाए बच्चों तो बता देना इन दोनों के आंसर, क्योंकि रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, है ना, जैसे पाइप से पानी बाहर आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही पावर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हाफ ए रो वी क्यूब दोनों का होना चाहिए। और पावर ऑफ इंजन, अगर हम v dm बाई डी टी इंटू वी करें तो a रो वी क्यूब आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरे हिसाब से तो दोनों का सेम हाफ ए रो वी क्यूब होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड बच्चों मुझे दो, अगर कुछ क्लिक हो गया तो बताता हूँ। किसी और को भी कुछ क्लिक हो जाए तो बता सकते हो। हम्म नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इंजन पंप वाटर ऑफ डेंसिटी रोड थ्रू अ होस पाइप, water leaves the hose pipe of cross sectional area A with velocity v, find rate at which kinetic energy is imparted to the water। ये तो हाफ ए रो वी क्यूब, ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रेट, जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हो रहा होगा वही पावर होनी चाहिए। राइट right। यहाँ थ्रू आउट, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी v है, ठीक है, यहाँ पे पानी को वेलोसिटी v मिल रही है, और यहाँ पे उसने मोटर ने उठाया होगा पानी, और यहाँ पे भी वेलोसिटी तक लाए होंगे। तो यहाँ पे
कांस्टेंट है, ये देखिए ये तभी लग पाएगा v dm by dt जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि f बराबर m। एक सेकंड ना, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, फोर्स वेलोसिटी पे कहाँ पे डिपेंड कर रहा है? हम्म। हाँ हाँ, इसमें देखिए v dm by dt तब हम लगाते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास चेंज हो रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट और मास चेंज हो रहा हो तब हम ये लगाते हैं v dm by dt, ठीक है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट और मास चेंज हो रहा है तो इतना फोर्स और वेलोसिटी, ठीक है? हम्म। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, तो v स्क्वायर बचे यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट मान रहे हैं कि पानी से जो मतलब ट्यूब से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है। dm by dt और जिस रेट से पानी बाहर आ रहा होगा वो dm by dt मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ a रो v क्यूब हो जाएगा। तो हम्म हम्म ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। मेरे हिसाब से रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द वाटर और पावर ऑफ द इंजन दोनों बराबर आना चाहिए, है ना? पर इसका, लेकिन इसका भी बच्चे का भी लॉजिक सही है कि सर अगर हम इस तरह एफ बी करें और एफ को वी डीएम बाई डी टी कर दें तो ए रो वी क्यूब आना चाहिए। ठीक है, मैं इसका कारण आपको बताता हूँ, है ना? बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बताता हूँ इसका। बच्चों इसका आप ये लेकिन ये कंफर्म कर लीजिए, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, ये लिख लीजिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हाफ ए रो वी क्यूब ही है। पावर ऑफ द इंजन इस पे मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके बताता हूँ, ठीक है? पहला वाला पार्ट लिख लीजिए आप, हाफ ए रो वी क्यूब, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका दूसरा वाला पार्ट मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ग्राफिकल, थोड़ा सा बच्चों ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, कई बार ग्राफ के सवाल आते हैं। तो P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है? सेंटर ऑफ मास कैसे सोच रहे हैं बताइए? हम्म ओके, फिर हाँ ओके, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बताता हूँ इसका कारण। चलिए बच्चों, पावर डी डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो देखिए बच्चों ग्राफ के दो टाइप के सवाल बन सकते हैं, एक तो आपको वर्क और टाइम का ग्राफ दे दे या पावर टाइम का ग्राफ देते और आपसे वर्क डन के बारे में पूछे। तो बच्चों अगर मान लीजिए वर्क और टाइम का ग्राफ दिया है और आपसे पावर पूछे तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? स्लोप, ठीक है? तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इट वुड बी पावर ना, तो पावर अगर पूछा जाए डब्ल्यू टी का ग्राफ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ ये पावर होगा। और बच्चों पावर टाइम का ग्राफ दिया जाए और वर्क पूछे तो फिर कैसे करेंगे आप? हाँ, एरिया ऑफ पीटी, एरिया ऑफ पीटी कर इट विल बी वर्क डन, ठीक है? चलिए लिखिए बच्चों दोनों स्टेटमेंट्स। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर एंड वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीटी कर, अगर पावर टाइम ग्राफ दिया है तो। बेसिक बच्चों दो लाइन लिखनी है, हो जाए तो बताइएगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर एंड एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ इज वर्क डन, ठीक।
अगला देखिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। बच्चों कुछ सवालों में जैसे पावर बराबर लिखो जल्दी से। हाँ लिखिए लिखिए। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर एंड वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर पीटी कर्व। ठीक। हाँ हाँ अगला लिखिए बच्चों। मतलब मैं एरिया अंडर एफ एस है बेटा, वो एफ टी नहीं है। एफ एस कर्व का हाँ वही एफ एस नहीं बच्चे, ये देखिए इसमें पावर टाइम है, ठीक है, वो एफ एस है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होगा वो वर्क बताएगा, पावर टाइम का जो एरिया होगा वो वर्क बताएगा, ठीक है। हाँ एफ टी तो इम्पल्स बताता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चों। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि जैसे पावर बराबर एफ इंटू वी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बच्चों फोर्स को आप लिख सकते हैं एम इंटू ए, ठीक है। पी बराबर आप इसको लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं एम इंटू ए इंटू वी। लेकिन बच्चों आप एफ बराबर एम ए तब लिख पाते हैं, ठीक है बच्चों, जब मास कांस्टेंट हो, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे बच्चों जहां पे मास कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, मैं अभी कराऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए मास कांस्टेंट ना हो, इफ मास इज नॉट कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है बच्चों तो आप ये लिख पाएंगे, ठीक है, एफ बराबर एम ए। अगर मास कांस्टेंट नहीं है ना, मास चेंज हो रहा है, कुछ आप ऐड कर रहे हो सिस्टम में या सिस्टम से मास निकाल रहे हो, तो उस समय देखिए क्या है, तो एफ बराबर बच्चों डी डी टी ऑफ मोमेंटम, है ना, सेकंड सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ बराबर डी डी टी ऑफ मोमेंटम। अगर मास कांस्टेंट होता बच्चों तो एम बाहर आ जाएगा, डीवी बाई डी टी बन जाएगा, एफ बराबर एम ए लिख लेंगे। लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं है, इफ मास इज नॉट कांस्टेंट बच्चों, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो वी बाहर आ जाएगा, एफ बराबर आप लिख पाएंगे वी कांस्टेंट इंटू डीएम बाई डी टी, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ऐसा कुछ केस दिखे जहां पर मास कांस्टेंट नहीं है, मतलब सिस्टम में कॉन्स्टेंटली आप कुछ मास ऐड कर रहे हो या सिस्टम से कुछ कॉन्स्टेंटली मास निकाल रहे हो, उस केस में जो फोर्स होगा बच्चों उसको हम लिख पाएंगे वी डीएम बाई डी टी, ठीक है। फिर एफ बराबर एम ए वैलिड नहीं होगा, ये एफ बराबर एम ए तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, तो फिर वी बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के और डीएम बाई डी टी। तो इस फोर्स की वैल्यू को आप v इंटू डीएम बाई डी टी तब लिखेंगे जब सिस्टम में आप कुछ लगातार मास ऐड कर रहे हो या सिस्टम से कुछ मास निकाल रहे हो, ठीक है। तो जो इसमें देखिए जरा, अगर ये वाला केस है मतलब मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, p बराबर एफ वी, इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तब देखिए बच्चों क्या होगा, p बराबर f की जगह बच्चों आप लिखेंगे v इंटू डीएम बाई डी टी, v इंटू डीएम बाई डी टी और इंटू v। तो बच्चों पावर डिलीवर्ड इट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर इंटू डीएम बाई डी टी। तो बच्चों पावर का एक और फॉर्मूला v स्क्वायर डीएम बाई डी टी, अगर सिस्टम में आप कुछ मास ऐड कर रहे हो या सिस्टम से कुछ मास निकाल रहे हो, मतलब पूरे सिस्टम का जो है मास वो कांस्टेंट नहीं है, तो आप p बराबर v स्क्वायर डीएम बाई डी टी लगा सकते हैं, जहां पे डीएम बाई डी टी है रेट, जिस रेट से मास ऐड हो रहा है या जिस रेट से मास निकल रहा है, इंटू वी स्क्वायर जो भी सिस्टम का स्पीड है, ठीक है। तो नोट करिए बच्चों, फिर इस पे एक सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट डाल के हेडिंग डालिएगा और ये पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए। एक बार हो जाए तो बताइए, फिर सवाल करेंगे। ठीक, डन, सवाल लूं बच्चों इस पे फिर। हम्म। बिल्कुल लीजिए। ठीक,
डन हो जाए बच्चों बताइएगा, फिर सवाल करना है अगला। जी। अब बच्चों पीछे मत करवाइएगा, है ना? ये सवाल करेंगे उसके बाद ही पीछे आएँगे, ठीक है? ये रहा सवाल। ठीक। बच्चों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाँ। कैसे आएगा बच्चों ऑप्शन डी? कौन-सा फॉर्मूला लगाया आपने? पावर डिलिवर्ड इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी। देखिए बच्चों क्यों वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी हम लोग बोल पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ड्रॉपर है ना, जिससे सैंड लगातार गिर रही है, मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम है, ये ड्रॉपर इससे सैंड लगातार गिर रही है, ठीक है? तो ये लगातार इस बेल्ट पे ऐड होता जा रहा है ना? तो सिस्टम का मास है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करनी है, तो उसको इतना पावर लगातार सोर्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू डीएम बाई डी टी। अब v की वैल्यू बच्चों है 5, तो 5 का स्क्वायर, dm बाई dt बच्चों कितना है 0.5, ठीक है? तो 25 इंटू 0.5 बच्चों ये आ जाएगा 12.5, ठीक है? 12.5 वॉट ऐड करना पड़ेगा। किसी को कुछ डाउट बच्चों इसमें? बोलो, क्लियर है ना? ठीक है। एक और सवाल बच्चों इसी पे करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पेपर डिस्कशन समय नहीं बचा क्या? 45 मिनट है ना? बस 2-3 एक लास्ट करते हैं, फिर करते हैं पेपर डिस्कशन। ठीक है। ये देखिए बच्चों पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है ये सवाल, जनरल पावर डिस्कशन पे है। मतलब हाँ, हाँ, बिल्कुल बायो का सवाल है, पर अच्छा सवाल है बच्चों, आपको मज़ा आएगा इसको करके। ये पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं, मतलब वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी से मत सोचिएगा, जनरल पावर का कॉन्सेप्ट है, जितना अभी तक पढ़ा है, वो उस पूरे नज़रिए से देखिएगा, वी स्क्वायर डीएम बाई डी टी से मत करिएगा। क्या बेटा? एरिया नहीं दिया है, और बच्चों ये वॉट में है सारे, है ना? बता दिया सवाल में। एरिया नहीं पता है हमें, प्रेशर पता है, उससे देखिए कुछ हो सकता है क्या? और इसमें थोड़ा-सा मैं आपको वैसे तो पता होगा, नहीं पता है तो बच्चों देख लीजिए, 760 mm अगर इतना एचजी है प्रेशर, तो बच्चों ये 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तो जो इसमें प्रेशर दिया हुआ है ना 150 mm एचजी, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा बच्चों पास्कल में। 760 तब होगा तो 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, तो आप 150 mm के करस्पॉन्डिंग प्रेशर निकाल लीजिएगा।
जो किसी का भी आंसर आ जाए, बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है। बच्चों इसको अगर कोई एक्सप्लेन, ठीक है। बच्चों इसका ऑप्शन ए आना चाहिए। अम, और कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि सर ऐसे सोचेंगे, ऐसे कर सकते हैं, तो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं एक्सप्लेन, हाँ मैं बताता हूँ। कोई बच्चों कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, कुछ बताना चाहेगा कि सर इस तरह से सोच सकते हैं, या जो भी आपका थॉट चल रहा हो दिमाग। क्या निकालोगे बेटा पहले? रेट। ठीक है, रेट कैसे निकालेंगे? अच्छा देखिए बच्चों, पावर का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल F इंटू वी, है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये निकाल लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कुछ इनमें से, इन दोनों में से क्या क्या चीजें हमारे पास हैं जिन, ठीक है, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, बात है ना, जिस प्रेशर से पंप हो रहा है इंटू, ये एरिया किसका होगा बच्चों? आर्टरीज का जो एरिया होगा। हाँ, तो प्रेशर आर्टरीज के अंदर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्टरीज, ये फोर्स, जिस फोर्स से पंप हो रहा होगा ब्लड, और इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लड, जिस रेट से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। एरिया इंटू वेलोसिटी बच्चों, एक्चुअली ये फ्लो रेट देता है आपको, है ना। एरिया का अगर आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये फ्लो रेट आता है। फ्लो रेट कैसे? अच्छा, एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड आपको फ्लो रेट देता है कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ब्लड का फ्लो कर रहा है। अब सवाल में बच्चों वो दे रखा है तुम्हारे पास 5 लीटर, हाँ, थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। तो ये तो एक मिनट में है 5 लीटर, तो एक सेकंड में कितना फ्लो कर रहा होगा? 5 लीटर को 60 से डिवाइड कर देंगे तो फ्लो रेट पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन बच्चों अभी भी थोड़ी सी तकलीफ ये है कि ये लीटर में गिवन है, और सारे आंसर आपके एसआई यूनिट में है, तो लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो 5/60, अब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/60 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो फ्लो रेट बच्चों हमारे पास आ गया 5/60 × 10⁻³ ठीक। प्रेशर, हाँ, अब प्रेशर में बच्चों आप रोजीएच कर सकते हो, है ना, कि या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यार 760 मिलीमीटर एच जी 10⁵ पास्कल के बराबर है, और हमारे पास कितना 150 mm। तो अगर 760 एच जी 10⁵ पास्कल के बराबर है, तो 1 एच जी कितने के बराबर होगा? 10⁵ डिवाइड बाय 760, है ना। तो 150 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? तो 150 मिलीमीटर एच जी को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 10⁵ 760 इंटू 150। ठीक है बच्चों, ये होगा। तो जो ये जो प्रेशर है 150 मिलीमीटर एच जी, ये 10⁵ इंटू 150/760, तो ये हो जाएगा बच्चों, प्रेशर की जगह मैं लिख दूंगा 150
डिवाइड बाई 760 इंटू 10 के पावर 5। तो बच्चों ये प्रेशर पास्कल में है, ये फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड में है। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर अप्रॉक्स मिल जाएगा 1.7 वाट। अब इसमें किसी को क्रॉस क्वेश्चन हो कि सर ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो आप पूछ सकते हो। हाँ बोलिए। फ्लो रेट, देखिए फ्लो रेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। देखिए एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एवी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी में मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस किसी पाइप का ए है और उसमें v स्पीड से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इस लिक्विड का जो फ्लो रेट है बच्चों वो मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सेकंड में कितना उस पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना लीटर लिक्विड फ्लो कर रहा है वो आ जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉजिक क्या है उसका, आप ऐसे याद रखो कि मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो रेट दे देगा। और कुछ पूछना चाहते हो बच्चों? हाँ, इसको पास्कल में चेंज करने का कारण यही है कि सारे चीजें वॉट में है और तो आपको हर एक चीज को प्रॉपर एसआई यूनिट में रखना है, इसलिए फ्लो रेट को भी कन्वर्ट कर लिया लीटर से मीटर क्यूब में और पास्कल प्रेशर को पास्कल में लिख लिया। चलिए बच्चों, मुझे आपको पावर में बस इतनी ही चीजें पढ़ानी थी, बाकी अब पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा समय रह गया। डन, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो बच्चों आ जाओ, पेपर में आ जाओ भाई। पेपर पेपर पेपर, हाँ क्या बेटा? हाँ एक एक करके मैं पूछता हूँ, जिसको जिसमें भी डाउट हो पूछ लें बच्चों। पहला सवाल में तो समस्या नहीं है ना, फर्स्ट वाले में? सेकंड वाले में कोई समस्या नहीं है ना? सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, सिक्स्थ वाले में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बेटा या सिक्स्थ में, कौन सा? क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस, बस। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। क्या बेटा? नहीं करता, देखो बात किया जाए तो माइक्रोस्कोपिक देखें तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब है कि जो जो पॉइंट्स, हाँ एक सेकंड बच्चे, ये थोड़ा सा मैं सिक्स वाला बता दूं फिर वापस आते हैं। जैसे जो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट, जैसे ऊपर वाली सरफेस का ये एरिया, ये तो जो जो कांटेक्ट में आप उनके एरिया पे देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, पर कितना कांटेक्ट में ओवरऑल एरिया उस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो, अगर आप मुझसे कहो कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना, मतलब एक सरफेस है बच्चों ए और एक सरफेस है बी। ठीक है, एक सरफेस ए है एक सरफेस बी। ध्यान सुनिएगा, मुझे ये सवाल देख के लगा ही था कि कुछ लोग शायद आप कंफ्यूज हो गए। अब इसमें एक ये रख दिया है सरफेस और एक सरफेस ऐसे रख दी है। अब इसका 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए कांटेक्ट में है और इसका 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया कांटेक्ट में है। ठीक है, तो पूरे एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, जो पॉइंट्स कांटेक्ट पे हैं उन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको बच्चों सवाल में आए और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंडेंसी पूछे तो आप मत उसको टिक मत करिएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केवल और केवल नेचर ऑफ सरफेसेस, रबर प्लास्टिक, रबर प्लास्टिक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, हाँ प्लीज इसको नोट कर लीजिए बच्चों, अगर कंफ्यूजन हो तो आने वाले समय में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। कह रहा है ट्रेन मूव कर रही है, सब कुछ दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज वन द हाइट आउटर रेल। तो बेटा ये आपको 1.5 दिया है। हाँ मैं बताता हूँ फिर से एक बार, पांचवा बता दूं, पांचवा देख लीजिए भैया जिनको भी डाउट है।
1.5 उनके बीच का डिस्टेंस है, और बच्चों ये थीटा, तो ये मान लीजिए हाइट h है, तो tan थीटा बराबर h अपॉन 1.5 और tan थीटा बराबर बच्चों v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये लग जाएगा, है ना। फिर यहाँ से आप h निकाल लेंगे। जिन्होंने पांचवा पूछा था बच्चे, समझ में आया आपको? ठीक है, एक एक करके आते बेटा। हाँ, एक एक करके। सिक्स का आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए बच्चों, नेचर ऑफ सरफेस। हाँ, सेवेंथ, सेवेंथ में डाउट है। व्हाट इज द नेट फोर्स? हाँ, मैं बताता हूँ सर। हाँ, सेवेंथ के बाद फिर एट्थ फिर नाइन्थ। सेवेंथ में 3 ब्लॉक्स, द मासेस, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m? बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये 2m है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो बताइए बच्चों इसमें नेट फोर्स होगा कि नहीं होगा? सोच के बताइए। नहीं होगा बेटा। हाँ, नेट फोर्स 0 है इस पे। सेवेंथ, एट्थ वाला हुआ है बच्चों, एट्थ, नाइन्थ हो गया, नाइन्थ हो गया। A particle is acted upon force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its velocity is constant. बच्चों इस तरह से कुछ हो रहा है कि पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, उसका फोर्स जो है उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, ये सिनेरियो है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये गलत है। फोर्स लग रहा है बच्चों, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इस केस में बच्चों एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, हाँ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। कारण क्या है बच्चों काइनेटिक एनर्जी के कांस्टेंट होने का? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का कारण बच्चों, कोई बच्चे के दिमाग में चल रहा हो क्या बेटा? वर्क जीरो है, तो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन बाय फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मेरी बात समझ में आई बच्चों? ठीक। कोई इसमें क्रॉस क्वेश्चन नौवे वाले में? ठीक। दसवां, दसवां हो गया, 11वां हो गया। हाँ, जिनको डाउट नहीं हो जा सकते। 11वां हो गया, एट्थ, एक एक करके। ऐसे ऐसे मत करो बच्चों, एक एक करके चलते हैं। अब जैसे फिर से वापस आप लोग चले गए एट्थ वाले में, एट्थ वाले में फिर से एक क्लास इलस्ट्रेशन है बेटा। आठवां सवाल भी, v प्लस यू डिवाइडेड बाई, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। बच्चों ये डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार ऑफ मास 800 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों फाइनली रेस्ट पे आ गई, 20 से चल रही थी, डिवाइडेड बाई 2, और कितने समय में आके रुक जा रही है बच्चों, ये हमें निकालना है। और दूरी चली दी गई है 25 मीटर। ये बच्चों लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आठवें का। कर सकते हैं बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, इससे एक लाइन में आ जाएगा। बातें नहीं करिए बच्चों, जिन जो नहीं पूछ रहे हैं प्लीज माइक बंद कर लीजिए। 10वां हो गया, 11वां हो गया, 11वें में डाउट किसी को? 12वें में, 12वां हो गया है। ठीक ठीक, देखिए ट्वेल्थ, देखिए ट्वेल्थ देखिए। सवाल में कहा गया द सेम चेंज इन मोमेंटम, मतलब बच्चों मोमेंटम को कांस्ट, मोमेंटम में जो चेंज है उसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, जा सकते हैं बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम बच्चों फोर्स इनटू टाइम रहता है। अब कह रहा है कि इसको कांस्टेंट रखते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अगर बच्चों आपका फोर्स ज्यादा होगा तो आपका समय कम होना चाहिए, तो एक चीज ज्यादा दूसरी कम होना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रह पाएगा। अगर आप दोनों बढ़ा देंगे तो, दोनों बढ़ा दोगे बच्चों चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा, दोनों घटा दोगे तो चेंज इन मोमेंटम घट जाएगा। एक ज्यादा और एक छोटा रहेगा तो चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें देखिए 12वें, सेम चेंज इन मोमेंटम ये नहीं है ट्वेल्थ? अच्छा, ट्वेल्थ ये नहीं है। अच्छा अच्छा, रॉकेट से रिलेटेड है। ओके, हाँ। अच्छा ये सवाल है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन क्या क्या है बेटा, आपको इसमें डाउट क्या है मतलब?
हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि रॉकेट किस वजह से ऊपर जाता है, ऐसा पूछा गया है? हाँ, तो इसमें जो गैसेज़ हाँ, इसमें जो गैसेज़ बाहर आती हैं बच्चों, वो फ़ोर्स लगाती हैं रॉकेट पे और वो उसपे उसकी वजह से वो ऊपर जाता है। ये जो निकलती हुई गैसेज़ है ना, तो रॉकेट इन गैसेज़ पे नीचे की तरफ फ़ोर्स लगाता है और इनका रिएक्शन रॉकेट पे ऊपर की तरफ लगता है। तो इन बाहर निकलती हुई गैसेज़ का रिएक्शन फ़ोर्स रॉकेट पे लगता है, उसकी ऊपर वजह से ऊपर जाता है। तो कोई ऑप्शन है जिसमें हाँ, पुश इट अपवर्ड्स, राइट। हाँ, हाँ। बोलिए, बोलिए। गुड आफ्टरनून। ये क्वेश्चन नंबर 12th का है शायद। बाय बेटा बाय। क्वेश्चन नंबर 13th में हाँ, 13th में क्या ऐसे कुछ है क्या कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, F1 प्लस F2 प्लस F3 0 हो जाएगा बेटा। 14th डाउट है 14th। एक सेकंड बच्चे 14th पहले निकल इसमें बोला है लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेस इवन व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, यही है? तो असर्शन तो बच्चे ट्रू है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस इवन इफ इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। रीजन कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। बच्चे रीजन गलत है क्योंकि हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है। हाँ, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा 14th हो गया, 15th पूछना है क्या किसी को? 17 बताना है ना? रुको, हाँ रुको 17। 17 में बोला गया है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैग्नीट्यूड इन चेंज। अच्छा ये तो अभी हम लोग सुबह ही कर रहे थे। तो बेटा इसमें आधा चक्कर कंप्लीट कर पाएगा, है ना? मान लो ए से शुरू हुआ तो आधा चक्कर कंप्लीट करके बी पे आएगा। ऊपर की तरफ वेलोसिटी इसकी आर ओमेगा से निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू 2 है, ओमेगा भी 2 है, तो 4 आ जाएगा ऊपर की तरफ। और आधे चक्कर के बाद नीचे की तरफ 4 आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस फोर जे कैप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फोर जे कैप। घटा दोगे बेटा तो माइनस हाँ 8 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, सी ऑप्शन थर्ड वाला। अच्छा 18 हो गया बच्चों सबको, 19वां हो गया 20। ठीक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन टू डिफरेंट ways as shown, then the friction will be more in a equal in both cases बच्चों। सी ऑप्शन 19। मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कार ड्राइवर मस्ट फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस, ये तो बेटा आसान है, v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। अच्छा क्या है? अच्छा फिर से एक बार पढ़िए बच्चे, मैं समझ नहीं पाया सवाल। हम्म। हाँ दिस ट्रक एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द रोड ऑन द टायर्स। तो फोर्स अप्लाइड बाय रोड। ठीक है, चलो भैया रुक जाओ बच्चा, लाइन से चलते हैं, बस थोड़ी देर रुक जाइए। 22, 21, 22, 23, 24, 25, 24। हाँ, बॉल ऑफ मास m मूव्स विद स्पीड v, यही है। तो बेटा इसमें पूछा गया है कि काइनेटिक स्पीड वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल। क्या बेटा? इनफाइनाइट मास दिया, उसका कारण ये है कि बॉल जैसे मान लीजिए v स्पीड से जाके टकराती है, तो दीवार आगे नहीं जाएगी, दीवार बहुत हैवी है ना, तो दीवार आगे नहीं जाएगी। तो बेटा जब दीवार नहीं जाएगी तो दीवार का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना आ जाएगा उस पे? जीरो। ठीक है ना? हाँ 23 बताता हूँ, रिक्वायरिंग ऑफ अ गन, यही वाला है 23। हाँ बोलिए बेटा 23 क्या है फिर? हाँ हाँ
हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। पहला की मतलब कि पहल हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मुझे भी लग रहा है इंडिपेंडेंट होते। हाँ हाँ। मैं अभी जब तुम लोगों ने पहले वाले उसमें क्लास में पूछा था ना। हाँ हाँ बेटा आ रहे हैं, बस धीरे धीरे आ रहे हैं। 23 एक बार डिस्कशन कर लेते हैं फिर आते हैं। तो पहला लॉ इनर्शिया का है, ठीक है। दूसरा लॉ डीपी बाई डी का है। और तीसरा लॉ एक्शन रिएक्शन का है, ठीक है। तो यार मेरे को तो ये तीनों ही इंडिपेंडेंट लग रहे हैं यार। इन्होंने क्या दे रखा है आंसर? तो इन्होंने इंडिपेंडेंट दिया है कि नहीं दिया है इंडिपेंडेंट? थर्ड दिया है, उसमें क्या? अच्छा, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ से मिलके सेकंड लॉ बना है ऐसा? एक सेकंड बच्चों, है ना। फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड से बना है। फर्स्ट लॉ हो सकता है बच्चे गलत हो, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको मैं और आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बच्चों तीनों इंडिपेंडेंट है। कि ये इनर्शिया के बारे में बात कर रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये एक्शन रिएक्शन, मेरे हिसाब से तीनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन चलिए हाँ मैं बात करता हूँ बच्चे, है ना। 23rd मैं बात करता हूँ, ठीक है। और बताइए। 22। 22 कह रहा रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड फॉर बोथ इनर्शियल एंड, पहला स्टेटमेंट गलत है बेटा। हाँ पहला गलत है बच्चों, बस। 20 तो बताया ना बेटा, फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा, दोनों केसेस में सेम होगा। 25 तक कोई दिक्कत किसी को? 25 डन। हाँ 25। मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस मच, टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। तो बेटा इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए 25 में। हाँ हाँ। तो एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू ए, यू स्क्वायर बाई टू एस। और फोर्स पूछा है बच्चों, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दीजिएगा। पूछे डाउट अगर कुछ है तो। 26, particle is rest on the top of a hemisphere of radius r, find the smallest horizontal velocity that must be imparted to the particle if it is to leave the hemisphere without sliding down। बढ़िया सवाल बच्चों, 26 नंबर देख लीजिए, अच्छा सवाल है, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व कर, किसी का सही आ गया था बच्चों सवाल पेपर में? गुड, ठीक है ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ बच्चों, इन्होंने बोला है कि कम से कम कितनी स्पीड दें कि बिना स्लाइड किए हुए कांटेक्ट छोड़ दे। तो देखिए बच्चों, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। यही दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। और अगर आप पार्टिकल के फ्रेम से चले जाएंगे बच्चों तो सूडो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर इसका इधर है, सूडो फोर्स लग जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ, है ना। तो आप बोल देंगे नॉर्मल प्लस सूडो फोर्स बराबर mg। क्योंकि बच्चों आप चाहते हैं कि बस ये कांटेक्ट छोड़ दे, कांटेक्ट छोड़ देगा तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, है ना। तो सूडो फोर्स यानी mv स्क्वायर बाई r, ये बच्चों mg के बराबर होना चाहिए। m से m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू बच्चों अंडर रूट rg के बराबर होनी, ये होगा बच्चों। ये अच्छा सवाल है, 26 नंबर, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बढ़िया सवाल है। 27, 21, नॉर्मल फोर्स इज डबल देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉट चेंज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केवल टाइप ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा। 26 हो गया बच्चों, 27, 28, 29, 30। इसमें क्या पूछा है? नॉर्मल फोर्स इज डबल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पूछा। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली, हाँ हाँ, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट नहीं डिपेंड करता। 28, ठीक है। इन एन एक्सप्लोजन, 28 यही है क्या बच्चों? इन एन एक्सप्लोजन यही वाला, अ बॉडी ब्रेक्स इनटू टू पीसेस। हाँ हाँ 27। हाँ, बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो आसान है बच्चों, p बराबर mv। तो मोमेंटम कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट।
हाँ, देखिए ये डाउट आ सकता है। अब बेटा जैसे मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है कुछ, मान लीजिए 10 न्यूटन है, कांस्टेंट फोर्स है। अब बेटा इसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट फोर्स दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते। 28वां कह रहा है इन एन एक्सप्लोजन बॉडी ब्रेक्स इनटू टू पीसेस ऑफ अनइक्वल मासेस। बच्चों देखिए अगर एक्सप्लोजन होता है इसमें एक, अच्छा ये नहीं है, क्या है बताइए, क्या है सवाल? क्या इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यही होगा। चलिए 30 तक बच्चों हो गए ना सब, 30 तक तो कोई समस्या नहीं ना। आप कौन सा? 30। अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज जीरो वर्क, नो वर्क एट ऑल। चलिए बच्चों 35 तक। हाँ 36 बता देता हूँ, ठीक है 36 आ जाइए। 36 के बाद से पूरे लेता हूँ मैं एक बार। 36 देखिए, कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद स्पीड v along a rough surface of inclined plane of height h, block comes to rest at the top, work done by the friction। बढ़िया सवाल बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम का। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि v स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि बच्चों टॉप पे जाके रुक जा रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बराबर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। दो फोर्स करेंगे बच्चों काम, एक तो फ्रिक्शन है और एक ग्रेविटी है। नॉर्मल भी लगेगा बच्चों, लेकिन नॉर्मल का वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, देखते रहिएगा, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमसे सवाल में पूछा गया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा बच्चों माइनस एम जी एच। ठीक है, हाँ हाँ एक करके आते हैं बच्चे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे देखिए हो जाएगा एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों अगर आप m कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा जी एच माइनस वी स्क्वायर बाई टू। तो ये आएगा बच्चों सवाल, जी एच माइनस वी स्क्वायर बाई टू, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकंड हाँ 34 में किसी को दिक्कत है, 34 देखिए, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ 7.35 यही है ना, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप्स द कार, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज, कह रहा है कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप द कार ऑन रोड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा देखिए इसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दिया है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय मास, है ना, क्योंकि जैसे कार आगे जा रही है और रिटार्ड हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, इसी के कारण से रिटार्ड हो रही होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 7.35 दी हुई है, सवाल में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम बराबर 7.35। बेटा यहाँ से एम कैंसिल होगा तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 7.35 डिवाइडेड बाई जी, तो 10, तो 0.735। और बच्चों कौन सा वाला बच्चे? 34 में? हाँ एक्चुअली 10 से थोड़ा सा जी कम होता है ना, 9.8 होता है, तो आपका आंसर से 0.735 से ज्यादा आना चाहिए, तो दूसरा वाला लगाएंगे। हाँ 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 40 बच्चे बस एक, हाँ हाँ एक सेकंड थोड़ा मैं अम, नहीं कर लेते अभी तो है हमारे पास समय। हाँ अब अगला कौन सा कह रहे हैं, 36 हो गया है, 37 में डाउट है, 37, 38, 40 में डाउट है, 40 में, 39 में, हाँ 39 देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम इज मैथमेटिकली रिटन एज, यही है 39। W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हेयर द वर्क इज डन बाई, बच्चों बताओ यार, ये तो मैंने बहुत, हाँ ये बहुत बार आपको बताया था मैंने, ऑल फोर्सेस। हाँ कंजर्वेटिव नॉन कर, हाँ 40, 40 में कह रहा है कि हाँ होता है ना बेटा, तभी तो ऑल फोर्सेस बोल रहे हैं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल एक्सटर्नल सूडो सब काउंट होगा।
तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल द फोर्सेस। चलिए 40 नंबर आ जाइए बच्चों। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। कितना हम लोग मास रख सकते हैं कि ब्लॉक मूव ना करे? तो बच्चा देखिए 3 किलो के पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, यही मूवमेंट को रोकेगा, और बच्चों टेंशन इसको आगे ले जाना चाहेगा। तो अगर ये मूव नहीं करना चाहता तो टेंशन की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। और टेंशन बराबर, जैसे मान लीजिए बी ब्लॉक आपने लटका रखा है तो इस पे ग्रेविटी नीचे लगेगी और टेंशन ऊपर लगेगा। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों mg के बराबर होनी चाहिए। तो हाँ, तो mg बराबर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए बेटा, है ना? हाँ हाँ, अच्छा 2 kg 2। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू mg। अरे 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 सिरसा पाठशाला, माइक बंद कर लीजिए भाई। हाँ, म्यू mg इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई है आपके पास 4 न्यूटन। ऐसा मैक्सिमम फ्रिक्शन बच्चे 4 न्यूटन लगेगा, ठीक है? तो जो टेंशन है बच्चों, ये मैक्सिमम 4 न्यूटन तक हो सकता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि 4 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो फिर फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा उसको, समझ रहे हैं आप? तो mg की वैल्यू 4 होनी चाहिए। हाँ 0.4 kg, ये मैक्सिमम इतना रख सकते हो, ठीक है? और बताइए 40 हो गया, 41, 42। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2 वेट ऑफ द ब्लॉक। तो बेटा इसकी आप फ्री बट, ठीक है, देखिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन आप इधर से लगा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इधर से लगेगा, ठीक है? वेट ऑफ द ब्लॉक पूछा है हमसे। तो बच्चों नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लगता है वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.2 है और नॉर्मल रिएक्शन 10 है। तो 10 इंटू 0.2 बच्चों 2 न्यूटन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है मैक्सिमम 2 न्यूटन हो सकता है, इससे ऊपर नहीं पॉसिबल है। तो वेट ऑफ द ब्लॉक 2 न्यूटन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। 42, 42 में देखिए क्या कह रहा है। हाँ हाँ, वेट बराबर mg हो जाएगा। m अगर आप निकालेंगे बेटा तो ये 0.2 kg हो जाएगा, मतलब 0.2 kg हो जाएगा, है ना? 1/5 हो जाएगा वो। 42, 42 में बच्चों ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट हाफ वे बिटवीन पी एंड क्यू। तो बेटा अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से कर रहा है पी क्यू के बीचों बीच, तो मान लीजिए बच्चों ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, इनके बीचों बीच मान लीजिए कोई पॉइंट आई है, ठीक है? तो इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन, देखिए बच्चों इस तरह से एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, मानते हो ना बेटा? और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो v स्क्वायर बाई आर होगी। तो बच्चा देखिए जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ना, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, ठीक है? ऐसा एक्सेलरेशन होगा, माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है? तो जो ऑप्शन जिनमें माइनस एक्स माइनस वाई नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए, ठीक है? यानी 2 और 4 तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि माइनस एक्स माइनस वाई नहीं है। पहला और तीसरा में कंफ्यूजन होगा, तो ए सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाई आर होगा। वी की वैल्यू बच्चों 2 है, वी का स्क्वायर कर देंगे, और रेडियस कितना है बेटा? रेडियस 4 है, तो 4/4 1 आ जाएगा, ठीक है? तो क्या पूछा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट हाफ वे बिटवीन। तो बच्चों इसका आंसर जो है मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है? अब आप सारे ऑप्शन चेक करो, उसमें से तीसरे ऑप्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आएगा, ठीक है? क्योंकि -x/√2 और -y/√2 है, तो एक्चुअल में बच्चों ये ऐसा है 1/√2 माइनस आई कैप प्लस 1/√2 माइनस जे कैप, है ना? माइनस वाई की जगह माइनस जे, माइनस एक्स की जगह माइनस आई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, तो अंडर रूट x का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस y का स्क्वायर 1/2। तो बच्चे देखिए 1/2 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, तो 1। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी चाहिए 1। तो तीसरे ऑप्शन का बच्चों मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है,
और उसका डायरेक्शन भी माइनस आई माइनस जे में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर है? 49, 43 में, 43 में, हाँ देखिए 43 देखिए, हाँ देखिए 43 में जब ब्लॉक को आप ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस होगा, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पॉजिटिव लिखेंगे mgh, क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस और बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सवाल में पूछा क्या है? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, नेगेटिव आएगा बेटा ये आंसर, क्योंकि पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, फोर्स ऊपर लग रहा होगा, है ना। ठीक ठीक। 44 हो गया, 45, 47, 47 में देखिए, हाँ लिफ्ट ऑफ मास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2000 kg when tension in the supporting cable is 28,000 Newton, then acceleration is, दो 2000 किलो बेटा इसका मास है, टेंशन ऊपर लग रहा है और mg नीचे, और एक्सेलरेशन ऊपर। देखो अगर केवल टेंशन इसके मास को सपोर्ट कर रहा होता तो टेंशन की वैल्यू 20,000 न्यूटन होती, 2000 इंटू 10। अब चूंकि उससे ज्यादा इसका मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो T बराबर आप लिख दो m टाइम्स जी प्लस ए। तो T की वैल्यू 28,000 है और मास की वैल्यू 2000 है, G और A की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1 2 3 ये कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो ये 14 हो जाएगा, तो 10 प्लस A बराबर 14, तो A बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, अपवर्ड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस। 49, 250 जूल ऑफ वर्क इज डन in sliding a block up an inclined plane of height 4 meter, work done against friction is, देखिए बच्चों 49, 250 joule of work is done in sliding a 5 kg block up an inclined plane of height 4 meter, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो बेटा इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि कुछ बताया नहीं गया, स्लाइड करते हुए ले जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत स्लोली ले जा रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। कौन कौन काम करेगा? ग्रेविटी करेगा, फ्रिक्शन करेगा, नॉर्मल करेगा, और इन सबका जोड़ के जीरो आएगा। नॉर्मल का हमेशा ही जीरो रहता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चे इसमें निकालेंगे तो माइनस mgh आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ले जा रहे हो ब्लॉक को, ऐसा है ना, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर जीरो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू प्लस mgh आ जाएगी, है ना। अच्छा इसमें एक और काम है बच्चों की, एक सेकंड रुकना बेटा। 250 जूल ऑफ वर्क इज डन, यानी 250 जूल एक्सटर्नल एजेंट भी कर रहा है बच्चों काम इसमें, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट का भी वर्क होगा 250, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा mgh, और 250 भी उधर चला जाएगा, तो माइनस 250, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है? 5 किलो, g की वैल्यू है 10, और कितनी हाइट तक ले जा रहा है? 4 मीटर, उसमें से 250 को माइनस कर देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 200, 200 माइनस 250, तो माइनस 50 जूल आंसर आ जाएगा। हाँ 50, फिर से बोला गया, रफ वर्टिकल बोर्ड हैज एन एक्सीलरेशन a so that 2 kg block pressing against it does not fall, the coefficient of friction between the block and the board should be, देखिए ये जो बोर्ड है बच्चों, ये कुछ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इधर एक ब्लॉक है। तो अगर आप इसी के फ्रेम से देखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस पे सूडो लगा दीजिए इधर ma, नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ हो जाएगी, और फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू ma के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और Fs जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, नहीं तो रोक नहीं पाएगा। तो mg और इसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ma हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन g बाई म्यू, तो एक्सेलरेशन g बाई म्यू से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बाय बच्चों, बाय 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 बाय। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा होना चाहिए g बाई a से, है ना। इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। राइट राइट, तभी वो रोक पाएगा, है ना। ओके थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।
राधे, राधे बेटा। बाय-बाय।